In this video, we are going to revise AS28 impairment of assets. So, first of all, what is the meaning of impairment? Impairment means reduction in the value of assets. Reduction मतलब जब हमारी कैरिंग अमाउंट है, जो एसेट्स की कैरिंग अमाउंट मतलब जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिख रही है एसेट्स की, वो ज़्यादा हो गई है और रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई है. लाइक हमारी बैलेंस शीट में एसेट की अमाउंट दिख रही है 10 लाख, लेकिन हम उसे बेच सकते हैं, उसकी रिकवरेबल अमाउंट है जो वो सिर्फ 5 लाख है, तब इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा 5 लाख का. सो द फर्स्ट कंसेप्ट इज स्कोप. AS28 एप्लीकेबल किस किस एसेट्स को है? पीपी लाइक विच आर कवर्ड इन AS10, इंटेंजिबल एसेट्स विच आर कवर्ड इन AS26, एसेट्स टेकन ऑन फाइनेंस लीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. बट दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेंट्री AS10, deferred tax assets AS22, financial assets AS13, and construction correct assets AS7. Now, next is, what is the meaning of these terms? Carrying amount. Carrying amount means book value of asset after charging depreciation. Means हमें depreciation minus करने के बाद carrying amount calculate करनी है. Net selling price is एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. और जो सेलिंग प्राइस होगा वो इन द आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होना चाहिए. उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होती है वो होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू डिस्पोज द एसेट. लेकिन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में दो कॉस्ट एक्सक्लूड होती है, फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स. नाउ मेन पार्ट इज व्हाट इज़ वैल्यू इन यूज़. वैल्यू इन यूज़ मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज. मतलब हमें एसेट यूज़ करने से फ्यूचर में कितने बेनिफिट्स होंगे उसकी फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. एंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज अमाउंट भी निकालनी है. सो हमारी रिकवरेबल अमाउंट क्या बनेगी? लाइक हमें जब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? हमारी बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, और रिकवरेबल अमाउंट होती है हमारी हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज़. मतलब हमें नेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है और वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करना है. इन दोनों में से जो हायर होगा वो हमारा रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगा. नाउ व्हाट विल बी द एंट्रीज ऑन इम्पेयरमेंट? एंट्रीज विल बी इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, एंड द सेकेंड एंट्री इज P&L अकाउंट डेबिटेड टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट. देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट नोट दैट अगर हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा हो गई, मतलब कि हमारा एसेट बैलेंस शीट में 10 लाख का दिख रहा है लेकिन उसकी जो सेल वैल्यू मार्केट वैल्यू हो गई वो 15 लाख हो गई, तो हम उस केस में AS28 अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि AS28 सिर्फ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करता है. उस केस में हम AS10 में सीखेंगे, लाइक हम रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल, लेकिन इस AS28 में सिर्फ हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करेंगे. नाउ देयर आर सम ऑफ एग्जांपल्स. सपोज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज 2,50,000 एंड NSP इज 1,80,000 एंड वैल्यू इन यूज इन 1,82,000. हमें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है और जनरल एंट्रीज पास करनी है. तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? कैरिंग अमाउंट व्हेन कैरिंग अमाउंट एक्सीड रिकवरेबल अमाउंट. सो हमारी कैरिंग अमाउंट तो सीधी सीधी दी हुई है हमारी, बट रिकवरेबल अमाउंट क्या आएगी? नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज़ विच एवर इज हायर. नाउ इन दोनों में से हायर कौन सा? इन दोनों में से हायर है 1,82,000. तो हमारा जो रिकवरेबल अमाउंट हो गई वो हो गई 1,82,000. सी नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज़ विच एवर इज हायर. नाउ हमारी अब रिकवरेबल अमाउंट होगी. अब हमें इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट. कैरिंग अमाउंट है हमारी 2,50,000 माइनस रिकवरेबल अमाउंट होगी हमारी हायर ऑफ दिस 1,82,000 और हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 68,000. अब एंट्रीज क्या आएंगी इम्पेयरमेंट लॉस की? इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीपी अकाउंट. हमने पीपी की वैल्यू कम कर दी और जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको P&L में भेज दिया. P&L अकाउंट डेबिटेड टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट. नाउ अब हमारी सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ी मॉडिफाइड है. सो इसमें कैरिंग अमाउंट तो सीधी सीधी दी हुई है 2 लाख. अब हमें रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है. रिकवरेबल अमाउंट हमारी क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट हमारी होती है नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज़ विच एवर इज हायर. नाउ नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस ऑफ पीपी माइनस, इसमें अब दोनों दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेल. तो अब इसमें से 1,90,000 में से 25,000 माइनस करके हमारे पास नेट सेलिंग प्राइस तो आ जाएगा. लेकिन अब हमें वैल्यू इन यूज़ निकालना है. वैल्यू इन यूज़ कैसे होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस इन
इंक्लूडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू। तो इसमें हमारे कैश फ्लोज दिए हुए हैं फ्यूचर के 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 और सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर दी है 10,000। अब जो सेल्वेज वैल्यू पे पीवी फैक्टर लगेगा वो फोर्थ ईयर का ही लगेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर है। अब इसमें डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 10%। अब इसमें हमने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। तो इम्पेयरमेंट लॉस के लिए नेट सेलिंग प्राइस तो हमने निकाल लिया, अब हम वैल्यू इन यूज़ निकालेंगे। वैल्यू इन यूज़ का कैसे फॉर्मूला होता है, लाइक 10% है अब इसमें, तो फिर हम 10% है तो फिर हम 10 का 1 डिवाइडेड बाय 1.10 0.909, ये आ गया 0.909। सेकेंड ईयर का आ गया 0.826, थर्ड का आ गया 0.751, फोर्थ का आ गया 0.683। अब इनसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो ये लास्ट ईयर में वैसे जो हमारी अमाउंट थी वो थी 80,000, लेकिन सेल्वेज अमाउंट 10,000 है, तो 80,000 प्लस 10,000 90,000 की हमने पीवी फैक्टर अप्लाई किया है। अब इसका जो टोटल हो गया ये हो गया 2,09,050। तो अब हमारा नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू न्यूज़ में से हायर है 2,09,050। तो अब हमारी रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गई 2,09,050। सो अब हम इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैरिंग अमाउंट विच इज़ 2 लाख और रिकवरेबल अमाउंट ऑफ पीवी 2,09,050। अब इस केस में देखो इम्पेयरमेंट लॉस कब आता है, जब कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो रिकवरेबल अमाउंट से, लेकिन इसमें तो रिकवरेबल अमाउंट ही ज़्यादा है, तो मतलब हमारा कोई लॉस नहीं आया। अब हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस की। Given asset can be revalued upward if AS10 allows, but it is out of scope of AS28. Now the next part is what are the indications of impairment and indications of reversal. Normally जो impairment होती है वो बिना मतलब कोई रीज़न से नहीं होती। इसमें से एक्सटर्नल या इंटरनल इंडिकेटर में से कोई एक फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए तभी जो इम्पेयरमेंट होती है। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या हो गए, लाइक मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट डिक्लाइन हो गया, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, या लीगल चेंजेस, या इकोनॉमिकल चेंजेस, या मार्केट चेंजेस जिसके कारण जो मशीनरी है वो आउट ऑफ डेट हो गई है, उस पर एडवर्स इफेक्ट आया। थर्ड है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट है जो वो इंक्रीज़ हो गए। अब इससे क्या होगा, इससे जो पीवी फैक्टर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और उसकी वैल्यू इन यूज़ कम हो जाएगी। या फिर जो मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हैं वो कम हो गए बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट से, मतलब लाइक कैरिंग अमाउंट वही मोर हो गई मार्केट वैल्यू से। इंटरनल इंडिकेटर्स क्या हो गए, लाइक फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट, डैमेज एंड ऑब्सोलेंस, या फिर जो मैनर ऑफ यूज़ है दैट इज़ नॉट एडिक्वेट, लाइक एसेट इज़ आइडल और डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑपरेशन और प्लान टू डिस्पोज ऑफ एसेट्स, रीअसेसिंग द लाइफ। एंड थर्ड इज जो एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोस है वो डिक्लाइन हो गया, लाइक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एसेट्स वर्स हो गई। तो इनमें से कोई एक इंडिकेटर प्रेजेंट होना चाहिए तभी इम्पेयरमेंट होगी। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो वैल्यू इन यूज़ होती है वो किन फैक्टर्स पे डिटरमाइंड होती है। नॉर्मली तो हमने वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करना पिछले में सीखा था कि वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो इंक्लूडिंग सेल्वेज वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन अब इसकी वैल्यू इन यूज़ के फैक्टर्स क्या होते हैं। सी, जो कंपनी है नॉर्मली देट शुड नॉट प्रोजेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम एसेट फॉर मोर देन 5 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन में जितने भी साल दिए हैं आप सब साल की कैश फ्लो निकाल दो, क्योंकि ये तो जस्ट लो है। क्वेश्चन में तो हम जितने भी साल दिए हैं सबका हम निकाल देंगे। सेकेंड पॉइंट इज इफ़ कैश फ्लोज आर इन फॉरेन करेंसी, लाइक हमें कैश फ्लो जो है वो फॉरेन करेंसी में दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट। सो वैल्यू इन यूज विल बी foreign currency cash flow into exchange rate on the date of impairment into PV factor. Now if cash flows are given in range, तो हम क्या करेंगे, एवरेज कैश फ्लो निकालेंगे, लो रेंज प्लस हाई रेंज डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट पार्ट इज इफ प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स आर मेंशन्ड फॉर डिफरेंट कैश फ्लोज, लाइक प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स दिए हैं तो कैश फ्लो होगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स। लाइक 100 लाख है, उनका प्रोबेबिलिटी 22% आ गया, तो कैश फ्लो आ जाएगा हमारे पास 22, 75, 6, लाइक ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट है कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया नहीं हुआ, तब हम कैसे कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो होगा वो कंप्यूटेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो नेट सेलिंग प्राइस है उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। अब जो हमारा नेट सेलिंग प्राइस है, सबसे पहले हम देखेंगे
कि हम जैसे नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम रीसेंट ट्रांजैक्शंस देखेंगे कि एसेट्स के हमने जो ट्रांजैक्शन किया है उस क्या प्राइस था, या फिर अगर वो नहीं है तो सेकंड हैंड एसेट्स के मार्केट में उसका एक्टिव मार्केट में क्या प्राइस वगैरह चल रहा है उससे रेफरेंस ले लेंगे। अगर हमारे पास नेट सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाइड ही नहीं हो रही तो हम वैल्यू इन यूज़ जो है उसी को रिकवरेबल अमाउंट मानेंगे। अब जो हमने दो अभी पॉइंट्स देखे फैक्टर्स, उनकी क्विक समरी ले लेते हैं। फर्स्टली रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ और नेट सेलिंग प्राइस। अब वैल्यू इन यूज़ किन फैक्टर्स पे डिटरमाइंड होता है? वैल्यू इन यूज़ डिटरमाइंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज। एंड हम प्रोजेक्टेड कैश फ्लो कैसे डिटरमाइन करेंगे? either reasonable or supportable assumptions are given by management. Greater weight is given to external evidences and we will take most recent financial forecast approved by management. और जो प्रोजेक्शंस होगा वो नॉट मोर देन 5 years होगा अनलेस एविडेंस्ड। लेकिन क्या बात बोली थी क्वेश्चन में, चाहे 5 साल से ज़्यादा है तो 5 साल ज़्यादा निकाल के आ जाओ, उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई मत करो। और जो डिस्काउंट रेट है उसके लिए पहले तो हम कंसिडर करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक एसेट। बट अगर एसेट का जो रेट है लाइक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में हमें रेट ही नहीं दिया डिस्काउंटिंग रेट, तो हम क्या करेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट या अदर मार्केट बोरिंग रेट लेंगे। एंड एस्टिमेट नेट सेलिंग प्राइस कैसे होगा? सबसे पहले चेक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, अगर वो नहीं है तो एक्टिव मार्केट से चेक करो या फिर उसकी करंट बिड प्राइस चेक करो। अगर वो भी नहीं है तो मोस्ट रीसेंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम एक्टिव मार्केट देखो। अगर वो भी नहीं है तो बेस्ट एस्टिमेट मैनेज। अगर तुमसे कुछ ना हो पाएगा देन टेक इन वैल्यू इन यूज़ ओनली, मतलब अगर ये कुछ भी नहीं हो रहा तो वैल्यू इन यूज़ को ही हम रिकवरेबल अमाउंट मान लेंगे। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इम्पेयरमेंट ऑफ रीवैल्यूएड एसेट्स के केस में कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। सपोज किसी एसेट की हमारी जो अमाउंट थी इनिशियल कैरिंग अमाउंट वो 10 लाख थी, लेकिन उसकी रीवैल्यूएशन हुई 15 लाख हो गई। अब उसकी डिक्रीज़ हो गई वैल्यू और उसकी डिक्रीज़ होके हो गई अमाउंट 8 लाख। तो अब हम क्या करेंगे? इफ़ एनी रीवैल्यूड एसेट हैज़ बीन इम्पेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर देन इम्पेयरमेंट लॉस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट available balance of revaluation reserve first. We can write off impairment loss in P&L account only if it is in excess of available amount in revaluation reserve। मतलब क्या? लाइक हमारी एग्जांपल थी कि जैसे हमारा अमाउंट इनिशियल अमाउंट कैरिंग अमाउंट 10 लाख थी लेकिन उसकी रिवैल्यूएशन होके वो 15 लाख हो गया था, तो जो हमने उस टाइम रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया होगा 5 लाख का, आज हमारा एसेट जो है वो 8 लाख पे आ गया, मतलब उसमें 7 लाख का लॉस हो गया। तो सबसे पहले हम जो इम्पेयरमेंट लॉस को करेंगे, सबसे पहले तो इम्पेयरमेंट लॉस टू एसेट 7 लाख हो जाएगा। अब जो 7 लाख है वो कैसे प्रोवाइड होगा? हम सीधा 7 लाख को P&L में नहीं डाल देंगे, पहले सबसे पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व का पूरा बैलेंस यूटिलाइज होगा। अगर उसके बाद भी लॉस नहीं हुआ, लाइक हमारे केस में 5 लाख इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व में यूज़ हो जाएगा, अब 2 लाख बच गया तो 2 लाख वो जाएगा P&L में। सो रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट। सो इसमें यही ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की समरी दी है कि प्रोवाइडिंग इम्पेयरमेंट लॉस कैसे प्रोवाइड होगा। सबसे पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस, जो हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व में सरप्लस है वो यूज़ होगा, उसके बाद P&L में चार्ज होगा अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस पूरा यूटिलाइज हो गया। अब हमें 2 केस याद रखने हैं कि अगर तो जो एसेट इम्पेयर्ड जिसकी इम्पेयर्ड वैल्यू हुई है अगर तो वो नॉर्मल है, उसकी कभी भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, तो सारा इम्पेयरमेंट लॉस P&L में डाल दो। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन हुई है तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस यूज़ होगा, उसके बाद P&L यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमने अर्लियर ईयर्स में इम्पेयरमेंट लॉस प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन उससे कुछ साल बाद जो एसेट की वैल्यू कैरिंग अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो गई, सॉरी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो ज़्यादा होगी कैरिंग अमाउंट से, तो अब हम रिवर्सल करेंगे इम्पेयरमेंट को। लेकिन इसमें फैक्टर्स तो सेम ही है, उसके ऑपोजिट है। लाइक इसमें अगर डिक्लाइन हो रहा था मार्केट वैल्यू तो इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब सेम फैक्टर्स है, इसमें जस्ट उसके ऑपोजिट है। एक बार ऐसे रीड कर लेना, लाइक सेम ऑपोजिट फैक्टर्स एज वी सो इन इम्पेयरमेंट, सेम लैंग्वेज जस्ट ऑपोजिट। लाइक उसमें अगर मार्केट रेट इंक्रीज़ हो रहा था तो इसमें डिक्रीज़ हो रहा है, उसमें अगर डैमेज एंड ऑब्सोलींस हो रहा था एसेट का तो इसमें फेवरेबल इफेक्ट इनहेंस परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव्ड बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है। पॉइंट है इसमें इसकी वर्किंग सीखना, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड समवेयर ट्रिकी, सो सी इट केयरफुली। वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो फर्स्टली हम देखेंगे लाइक सपोज कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो 1 लाख है
और उसकी सैल्वेज वैल्यू नील है और उसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ होगी 10 साल, तो हमारी डेप्रीसिएशन क्या आ गई 10,000 इस केस में। अब इसमें रिकवरेबल अमाउंट दी है आफ्टर 2 years ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, मतलब 8th ईयर में इसकी कैरिंग अमाउंट दी है 60,000 एंड आफ्टर 2 years ऑफ इम्पेयरमेंट, मतलब 6th ईयर में इसकी जो इम्पेयरमेंट वैल्यू 80,000 आ गई। अब हमें इम्पेयरमेंट लॉस और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस करना है। सबसे पहले हम इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारी एसेट की थी वो 1 लाख है। अब 2 साल बाद की हमने सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकालनी है, तो 2 साल की बाद की कैरिंग अमाउंट कैसे आ गई, डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे ऑफ 2 years, कैरिंग अमाउंट आफ्टर 2 साल आ गई, लेकिन हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 60,000 ही है, तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 20,000। अब हम जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेंगे आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, तो वो हम उसकी कैरिंग अमाउंट रिवाइज्ड 60,000 कर देंगे और 20,000 का इम्पेयरमेंट लॉस कर देंगे। लेकिन अब उससे भी 2 साल, इस लॉस होने के बाद 2 साल बाद हमारी इम्पेयरमेंट जो रिकवरेबल अमाउंट होगी वो 80,000 बन गई। तो अब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट इज 60,000। अब उससे 2 साल बाद की हमने सबसे पहले डेप्रीसिएशन निकाल के उसकी कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू पे आना है। सबसे पहले तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। 60,000 डिवाइडेड बाय 8 years इंटू 2 years 15,000 माइनस हो गई, तो कैरिंग अमाउंट आफ्टर 2 years ऑफ इम्पेयरमेंट आ गई 45,000 और उसकी रिकवरेबल अमाउंट होगी 80,000। अब जो इंक्रीज़ हुआ है वैल्यू में वो कितना हुआ, वो हुआ 35,000, लेकिन हम पूरा 35,000 रिवर्स नहीं कर सकते। इसमें क्या कंडीशन होती है, देखो अलाउड रिवर्सल क्या होगा, नॉर्मल कैरिंग अमाउंट इफ़ नो इम्पेयरमेंट वॉज डन इन पास्ट। मतलब सिंपली अगर इस साल में हमारी कैरिंग अमाउंट क्या होती, अगर कोई भी बीच में रिवर्सल वगैरह या इम्पेयरमेंट नहीं होता, क्या होती 4 साल बाद की 1 लाख माइनस 40,000 60,000 होती। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में वो 45,000 आ रही है, तो मैक्सिमम अलाउड रिवर्सल कितना होगा 15,000, मतलब हम 15,000 को ही रिवर्स कर सकते हैं। सो इन दिस केस टोटल एप्रिसिएशन इज ऑफ 35,000 बट मैक्सिमम अलाउड रिवर्सल 15,000 विच इज अप टू नॉर्मल कैरिंग अमाउंट। सो वी कैन क्रेडिट P&L बाय ₹15,000 ओनली। एंट्रीज क्या आएंगी, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ये P&L में चला जाएगा। अब इसमें जो हमारी एक्सेस 20,000 है वो रीवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र हो सकती है अगर एंटिटी रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये AS 10 की बातें हैं, AS 28 की बातें नहीं है। अब नोट्स ऑन कॉन्सेप्ट्स वही कि इफ़ एनी इंडिकेशन डू नॉट प्रिवेल इन करंट सिचुएशन ड्यू टू विच इम्पेयरमेंट वॉज डन इन पास्ट देन वी कैन रिवर्स इम्पेयरमेंट लॉस, और जो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है it will be allowed up to normal carrying amount that would have been if there is no impairment was done in the past. So what is the formula for maximum reversal in P&L? Normal carrying amount without impairment minus existing actual carrying amount, and entries will be asset to reversal of impairment loss and reversal of impairment loss to P&L. And appreciation in value of asset is more than allowed limit, then excess amount can be recognized in वही AS 10 की बात।